वृत्तांता में आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि जिन किरदारों को हम बचपन से हमेशा से बुराई का प्रतीक मानते आए हैं, वो आज अचानक सबके हीरो क्यों बनते जा रहे हैं? सोचिए, रावण, कर्ण, दुर्योधन, ये वो नाम है जिन्हें सुनते ही हमारे दिमाग में विलन की छवि बनती थी। पर अब कुछ बदल रहा है। आजकल किताबों में, फिल्मों में, यहाँ तक कि हमारी आपकी बहसों में भी इन्हीं किरदारों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जा रहा है। एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जहाँ वो हीरो हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और देखिए, ये सिर्फ एक दो किताबों की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। एक ऐसा बदलाव जो हमें अपनी ही जड़ों को, अपनी ही कहानियों को फिर से टटोलने पर मजबूर कर रहा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो हमारे समाज के बदलते हुए वैल्यूज का आईना है। तो इस बदलाव के पीछे है कौन? इसके पीछे है हमारे आज के नए कहानीकार। देखिए, आजकल ना माइथोलॉजिकल फिक्शन का एक नया दौर चल रहा है और राइटर्स की एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जो इन सदियों पुरानी कहानियों को हमारे आज के दौर के हिसाब से दोबारा लिख रही है। इस चीज को रिविजनिस्ट रीटेलिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है, पुरानी कहानियों को एक नए नजरिए से देखना, अक्सर उस किरदार की आंखों से जो हार गया था, जिसे विलेन बना दिया गया था। ये लेखक बस एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या कहानी सच में वही थी जो हमें सुनाई गई, या फिर इतिहास की तरह कहानी भी हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं? और मजे की बात ये है कि कहानियों को ऐसे अलग अलग नजरिए से देखने की जड़ें हमारी अपनी ही परंपरा में है। जैसा कि देवदत्त पटनायक समझाते हैं, मिथक कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, वो सत्य नहीं बल्कि मिथ्या हैं। अब मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है, इसका मतलब है सच को देखने का हमारा नजरिया, जो समय और समाज के साथ बदल सकता है। और इसीलिए हर पीढ़ी को हक है कि वो इन कहानियों को अपने हिसाब से समझे और सुनाए। और इस नई लहर को आगे बढ़ाने वाले कुछ बड़े नाम हैं ये। अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने शिव को एक ट्राइबल हीरो की तरह दिखाया। आनंद नीलकंठन, जो हमें रावण और दुर्योधन की नजर से पूरी कहानी दिखाते हैं। देवदत्त पटनायक, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी और कविता कार्णे जैसी लेखिकाएं हैं जो उन औरतों को आवाज दे रही हैं जिनकी कहानियां अक्सर बड़े किरदारों के पीछे छिप जाती थीं। तो ठीक है, अब जरा इस मामले की तह तक चलते हैं। आखिर वो कौन सी दलीलें हैं, कौन से तर्क हैं जो इन पारंपरिक विलेंस को आज एक हीरो की तरह पेश कर रहे हैं? कहानी का दूसरा पहलू है क्या? सबसे पहले रावण का ही केस लेते हैं। एक तरफ वो सीता का अपहरण करने वाला अत्याचारी है, विलन है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक महान विद्वान है, एक ऐसा राजा जिसके राज में लंका सोने की थी और शिव का इतना बड़ा भक्त कि उसने शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। सवाल ये है कि ये दो बिल्कुल अलग तस्वीरें एक ही इंसान की कैसे हो सकती हैं? और फिर आते हैं कर्ण। कर्ण की कहानी तो और भी कॉम्प्लेक्स है। हम सब उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं, अपनी दोस्ती और उदारता के लिए मशहूर। लेकिन पूरी जिंदगी उन्हें उनके जन्म की वजह से अपमान झेलना पड़ा। तो बहुत लोग मानते हैं कि वो हालात का शिकार था, एक ट्रैजिक हीरो जो किस्मत की वजह से गलत साइड पर खड़ा था। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? ये जो एक सहानुभूति भरी तस्वीर बनाई जा रही है, क्या ये ओरिजिनल टेक्स्ट से मेल खाती है? चलिए अब देखते हैं कि असली ग्रंथ और आलोचक इन किरदारों के कर्मों के बारे में असल में क्या कहते हैं। रावण की बात करते हैं। अक्सर ये दलील दी जाती है कि देखो, उसने सीता को छुआ तक नहीं, कितना सम्मान किया। लेकिन आलोचक बताते हैं कि इसकी वजह कोई नैतिकता नहीं थी, बल्कि एक श्राप का डर था। एक ऐसा श्राप जो उसे अपनी ही बहू रंभा के साथ दुर्व्यवहार करने पर मिला था। ये एक फैक्ट पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है ना। और कर्ण, उसकी जो ट्रैजिक हीरो वाली इमेज है, उसके बिल्कुल उलट। ओरिजिनल महाभारत में वो द्रौपदी के चीरहरण का ऑर्डर देता है। आज की कहानियां अक्सर इस भयानक बात को या तो छिपा देती हैं या नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन मूल कहानी में ये उसके किरदार का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ओरिजिनल किताबों में कहानी कुछ और है, तो फिर हम इन नई कहानियों पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब कहानियों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। इसे कहते हैं मोटिवेटेड रीजनिंग। बहुत आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम उन बातों पर जल्दी यकीन करते हैं जो हमारे दिल और दिमाग की बातों से मेल खाती हैं। जैसे आज के समाज में हम अंडरडॉग के लिए सहानुभूति रखते हैं, हम सिस्टम पर सवाल उठाते हैं।
तो जब हमें कोई ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें विलेन असल में एक अन्याय भरे सिस्टम का शिकार था, तो वो कहानी हमें सही लगने लगती है। और ये पूरी प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप, हम एक नई मजेदार कहानी सुनते हैं। दूसरा स्टेप, हमारा मोटिवेटेड रीजनिंग वाला दिमाग कहता है हाँ ये बात सही लग रही है, और हम उसे मान लेते हैं। और तीसरा सबसे दिलचस्प स्टेप, कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस इफेक्ट। इसका मतलब है कि एक बार जब हम कहानी मान लेते हैं तो बाद में अगर कोई हमें असली फैक्ट्स बताए भी तो भी वो पहली कहानी का असर हमारे दिमाग पर बना रहता है, वो हमारा अपना सच बन जाता है। तो आखिर में इस पूरे ट्रेंड का मतलब क्या है? देखिए, ये बात सिर्फ रावण या कर्ण की नहीं है, ये बात हमारी है। हमारी कहानियां असल में हमारे समाज का आईना होती हैं। और सच तो ये है कि ये कोई नई बात भी नहीं है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत में कभी एक रामायण थी ही नहीं, हमेशा से सैकड़ों रामायणें रही हैं। तो ये जो आज हम कहानियों को फिर से समझ रहे हैं, ये असल में हमारी बहुत पुरानी परंपरा का ही एक हिस्सा है। क्योंकि हमें एक बात साफ समझनी होगी कि हमारे मिथक, हमारी पौराणिक कथाएं, ये कोई हिस्ट्री की किताबें नहीं हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीजें हैं। ये असल में पीढ़ी दर पीढ़ी खुद से की जाने वाली हमारी एक लंबी बातचीत है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जब हम ये तय करते हैं कि विलन कौन है और हीरो कौन, तो हम असल में अपने अतीत के बारे में नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में बता रहे होते हैं। हम किसे हीरो और किसे विलन चुनते हैं, ये इस बात का आईना है कि हम एक समाज के तौर पर आखिर बनना क्या चाहते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत ने आपको सोचने के लिए कोई नया नजरिया दिया हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे माइथोलॉजी में दिलचस्पी हो। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगली बार किस कहानी की परतें खोलना चाहेंगे। हमारी इस सीरीज की अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।